हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। क्लास 8 का चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे, उसमें हम लोग देखे थे रिसोर्स आपका नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। आज हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंड, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, चलिए इसमें कुछ फैक्टोपीडिया है जो आपको याद रखना चाहिए माइंड में। अर्थ डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1970, यानी कि अर्थ डे जो है सब पहली बार 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। ओनली 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर। अब मान लीजिए 100 लीटर पानी है तो उसमें मात्र 3 लीटर पानी पीने लायक है। ओके, द ह्यूमन ब्रेन इज कंपोज ऑफ 75% ऑफ वाटर। मानव का दिमाग में 75% सिर्फ पानी होता है। स्टार फिश डू नॉट हैव अ ब्रेन। स्टार फिश के पास ब्रेन नहीं होता है। ओनली फीमेल मस्कीटो बाइट्स। सिर्फ फीमेल मस्कीटो जो होती है वही हमें बाइट करती है। मेल जो होते हैं वो फूलों का रस से अपना भोजन पूरा करते हैं। स्लग्स हैव 4 नोजेज। स्लग्स के पास 4 नाक होते हैं, नोज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आप पढ़ेंगे इसमें एक एक करके। एक सेकेंड। ओके, in the previous chapter we learned about the different types of resource that nature has gifted us to make our lives comfortable and happy. In this chapter we shall study in detail the natural resource, namely land, soil, water, natural vegetation and wildlife. यानी कि हम लोग पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या क्या है। उसमें हम लोग नेचुरल के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि है आपका लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वी विल लर्न अबाउट देयर वाइटल रोल इन आवर लाइव्स टू पुट देम टू ऑप्टिमम यूज बाय अवॉइडिंग देयर मिसयूज। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि रिसोर्स जो हमारे पास है उसका हम लोग सही से कैसे इस्तेमाल करें और मिसयूज ना करें। देयर इज अर्जेंट नीड टू प्रिजर्व एंड कंजर्व दिस रिसोर्स हम अगर यूज करेंगे और मिसयूज करेंगे तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आगे के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को अभी से ही रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मीन्स बचाना, संरक्षण करना। ऑलरेडी आवर ग्रीड, कंटेम्प्ट फॉर कंजर्वेशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज हैव लेड टू कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन दिस इसेंशियल रिसोर्स। हम लोग पहले ही आवर ग्रीड मीन्स होता है लालच। हम लोग अपने लालच के चक्कर में पहले से ही अपने रिसोर्स को बहुत सारे नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसलिए हमें हमारी ड्यूटी है कि हम लोग रिसोर्स का सही इस्तेमाल करें, मिसयूज ना। चलिए हम लोग लैंड के बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज नॉट कवर बाई वाटर इज कॉल्ड लैंड। यानी कि हमारे पृथ्वी का वह भाग जो पानी से नहीं ढका हुआ है उसे हम लोग लैंड यानी कि ज़मीन, धरती कहते हैं। लैंड कवर अराउंड 30% ऑफ द अर्थ टोटल एरिया। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमारे अर्थ पे लगभग लगभग ये 30% जो है लैंड का एरिया है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लैंड एज ए रिसोर्स। लैंड इज़ द बेसिक natural resource which sustain our lives. All living beings, human, animals, plants need land to live. अर्थ जो है
पृथ्वी जमीन धरती जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ही नहीं, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए, चाहे वो वुमेन्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, सभी के लिए ज़मीन बहुत ही ज़रूरी है। वी ग्रो क्रॉप्स ऑन लैंड विच फुलफिल आवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ये ज़मीन जो होते हैं हमारे लिए अनाज उगाते हैं और भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, शेल्टर मकान देते हैं। इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द मिनरल्स नीडेड फॉर आवर इंडस्ट्री। हमारे धरती के अंदर ही सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे लोहा हो, एल्युमिनियम हो, सोना हो, ये सारे चीज़। इट्स प्रोवाइड द बिल्डिंग मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट आवर हाउस, रोड, डैम्स एंड अदर स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें हमारा लोहे का आइटम यूज होता है, जैसे कि छड़ हो गया, बालू हो गया, ये सारे चीज़ हमको धरती से ही प्राप्त होते हैं। आउट ऑफ द टोटल लैंड अवेलेबल ओनली 30% सपोर्ट अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो भी धरती अवेलेबल है उसके 30% पे ही हमारे वर्ल्ड का 90% के लोग पॉपुलेशन रहते हैं। रेस्ट ऑफ इट इज कवर विथ फॉरेस्ट, माउंटेन, डिजर्ट, ग्लेशियर etc। बाकी जो 70% जो लैंड है वो किससे घिरा हुआ है? फॉरेस्ट से, माउंटेन से, डिजर्ट से, ग्लेशियर से। नॉट ओनली दैट, सम ऑफ द एरिया आर टू हॉट और टू कोल्ड फॉर द ह्यूमन बींग्स टू फील कंफर्टेबल इनफ टू लिव देयर। यानी कि बहुत सारे जगह जो है या तो बहुत ही गर्म है या तो बहुत ही ठंडा है, जहाँ पे ह्यूमन को रहना कंफर्टेबल नहीं है। पीपल लाइक टू लिव इन एरिया विच हैव मॉडरेट क्लाइमेट। आप खुद ही देखो, यानी कि लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई हो ना ही ज़्यादा लो हो, नॉट टू हॉट नॉ और टू कोल्ड। दे प्रीफर नियरली फ्लैट एरिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेयर देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर। लोग ज़्यादातर वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पे एरिया कैसा हो, फ्लैट हो, ना ही ज़्यादा ऊंचा हो ना ही ज़्यादा नीच हो, और जहाँ पानी की कमी ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं बिहार जो है फ्लैट एरिया में आते हैं, यूपी जो है फ्लैट एरिया में आते हैं, तो ये एरिया सब में आप देखते होंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को पानी ईजिली अवेलेबल है और भोजन भी अच्छे खासे मात्रा में मिल जाते हैं। दीज आर द रीजन वाई माउंटेन, डिजर्ट, पोलर रीजन एंड रेन फॉरेस्ट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी कारण जो है हमारा जो है, हाँ, माउंटेन हो या डिजर्ट हो या पोलर रीजन हो या रेन फॉरेस्ट एरिया हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा देखने को मिलता है? बहुत ही कम देखने को मिलता है। ओके, हाउएवर एवरी पीसेस ऑफ लैंड हैज़ इट्स ओन यूजेस। मैन विद द हेल्प ऑफ हिज acumen and use of technology has been able to put each type of landform to its optimum use। देखिए, यानी कि बहुत सारे आप इसके रहने के लिए तो हमारे लिए माउंटेन, डिजर्ट उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन ह्यूमन अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ज़मीन हमारे लिए यूज नहीं है उसका भी हम लोग किसी न किसी तरह से यूज कर पाते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, माउंटेन ड्यू टू देयर स्नो कवर एंड ग्लेशियर आर द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। अब बताइए, माउंटेन जो होते हैं, जो बर्फ़ों से ढका होता है, वो ग्लेशियर बन जाता है और ग्लेशियर से हमारा नदी निकलती है, तो उसका भी हम लोग यूज कर पाते हैं। दे हेल्प द क्लाउड टू शेड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। ये जो हमें बारिश कराने में मदद करते हैं, इससे बादल बनती है। माउंटेन एट टाइम्स हेल्प्स टू रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ ए पैलेस। माउंटेन जो होता है हमें एक जगह पे, है ना, क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करता है। द माइटी हिमालय हेल्प टू
shield our country from the cold polar wind as well as bring monsoon rainfall in India। देखिए हिमालय जो हमारे लिए क्या करता है, जो विशाल हिमालय है हमें जो है पोलर रीजन से जो ठंड आती है उसको रोक लेता है। ये हमारे लिए एक तरह का दीवार है जो हमें ठंडों से बचाती है, और मानसून भी लाती है दूसरी पहाड़ी। देयर आर द प्लेस वेयर द फॉरेस्ट ग्रो, वी नीड फॉरेस्ट फॉर गेटिंग टिम्बर, सॉफ्ट वुड मेकिंग पल्प एंड पेपर। फॉरेस्ट ऑल्सो सपोर्ट वाइल्ड लाइफ एज द नेचुरल हैबिटेट। और इस जगह पे जंगल जो उगती है वो वहाँ के लकड़ी सॉफ्ट होते हैं, इसके पेपर बनाने में यूज आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे के जंगली जानवर भी रहते हैं। प्लेन्स प्रोवाइड फ्लैट टेरेन टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्म आवर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वैसा एरिया जो फ्लैट है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बनाया जा सकता है, कोई भी फैक्ट्री वगैरह अच्छे से लगाए जाते हैं जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जहाँ पे बिजनेस वगैरह फैक्ट्री वगैरह लगाया जाता है जिससे हमें पैसा मिले। ऑल्सो प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। और ये हमें फ्लैट लैंड में क्या होता है, फर्टाइल सॉइल मिलती है जिससे हमें खेती करने में भी आसानी होती है। प्लेट्यू आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। अब देखिए प्लेट्यू क्या होता है, वो जो होता है मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। पोलर रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द होल अर्थ। पोलर रीजन जो होता है ये जो होता है हमारे लिए क्या करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करता है। लैंड यूज, द वेरियस यूजेज which the land can be put to agriculture, forestry, mining, pasture, building, roads, railway etc। यानी कि लैंड का बहुत सारी यूज है, इससे हमें खेती करने में मदद मिलती है। जंगल लैंड पे ही उगती है। माइनिंग यानी कि धरती के अंदर से निकालने जो हम लोग मिनरल्स निकालते हैं उसे माइनिंग कहते हैं। पास्चर यानी कि जानवरों को चराने के लिए भी हमें धरती का यूज होता है। बिल्डिंग बनाने के लिए भी, रोड बनाने के लिए भी, रेलवे का जो रोड होता है, ट्रैक होता है, उसको लगाने के लिए भी हम लोग को लैंड का यूज होता है। ईच रीजन हैज इट्स ऑन पैटर्न ऑफ लैंड यूज। सभी हर धरती का अलग अलग जमीन का अलग अलग यूज है। द यूटिलिटी ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। यानी कि लैंड का जो यूज है अलग अलग फैक्टर पे निर्भर करता है। द फैक्टर कैन बी कैटेगराइज एज द फिजिकल फैक्टर एंड द ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर आर रेफर टू द रिलीफ, क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉइल, मिनरल्स, रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी कि फिजिकल फैक्टर में वो सारे आते हैं जिससे हमें रिलीफ, क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ सॉइल, मिनरल्स, रिसोर्स और पानी की उपलब्धि पाया जाता है। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है? ह्यूमन फैक्टर आर द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नीड ऑफ द पीपुल, देयर टेक्निकल नॉलेज एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन फैक्टर क्या है कि ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग जो होता है उस जगह को यूज कैसे कर पाता है वो। ऑल दीज एंड मेनी अदर लोकल फैक्टर peculiar to that region decided the pattern of land use. Look at the table showing arable land, pasture, forest and other uses। आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लैंड का जो टाइप्स होते हैं उसमें अलग अलग यूजेज है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एरेबल यानी कि खेती करने वाले ज़मीन जो है कितने परसेंट है? 6% है। जानवरों को चराने के लिए कितने परसेंट है? 56% है। फॉरेस्ट कितने हैं? 14% है। और अदर यूजेज 24%। ब्राज़ील में देखेंगे तो 9% एरेबल लैंड है, पास्चर है 20%, फॉरेस्ट है 66% और अदर उसी तरह से। हम लोग इंडिया में अब लोग देख लेते हैं। इंडिया में एरेबल लैंड कितना है? 57% है। 4% क्या है? पास्चर है। 22% लगभग फॉरेस्ट है और 70% अदर यूजेज के लिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा भारत में जो है 57% एरेबल लैंड है। एरेबल लैंड मतलब जहाँ पे खेती किया जा सकता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है
किसानों का देश। लैंड यूज अ डायनेमिक प्रोसेस। लैंड यूज चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। देखिए, धरती का यूज होता है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। पॉपुलेशन इज स्टीडली इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड विच नीड्स मोर फूड, हाउसिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, हर देश का पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसको बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भोजन भी चाहिए, घर भी चाहिए और अदर चीज़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मोर लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर द एग्रीकल्चर। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो नीड मोर लैंड। यानी कि जो बहुत सारे जो धरती है उस पे खेती करना पड़ेगा। जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ही हमको धरती खेती वाले ज़मीन को बढ़ाना पड़ेगा और इंडस्ट्री भी बढ़ रही है तो उसके लिए भी हमको लैंड की ज़रूरत है। लैंड इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर न्यू इरा शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, हॉलीडे रिसोर्ट, न्यू रोड्स, फ्लाईओवर, मेट्रो लाइन्स, मोबाइल टावर्स, डैम्स एंड देयर रिजर्वॉयर etc। लैंड जो है और भी बहुत सारे काम में आते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क, हॉलीडे रिसोर्ट, ये सारी चीज़ में आपका लैंड आते हैं, का लैंड का यूज होता है। दिस इज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन अवेलेबल लैंड विच इज़ फिक्स इंटिटी। अब बताइए, इतने सारे चीज़ बढ़ रहे हैं लेकिन धरती तो लिमिट है ना। धरती का एरिया तो थोड़ी बढ़ रहा है, एरिया तो वही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि आपके घर के आसपास जो खेत था उसमें घर बन रहा है, जो खेत में आपका भोजन उगाया जाता था उसमें अब घर है और उसमें रहने वाले आदमी भी बढ़ गए। तो आदमी बढ़ रहा है, खेती करने वाले ज़मीन घट रहा है। इससे हमें बहुत सारी समस्या हो रही है खाने पीने को, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। द एक्स फॉल ऑन द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री ऑल द कॉस्ट ग्लोबल वार्मिंग। और जो हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। एज द थिंग स्टैंड न्यू हाउसिंग एंड शॉपिंग complex are being developed. As the things stand, new housing and shopping complex are being developed vertically to make the optimum use of land. अब जो है ज़्यादातर जो घर होते हैं इसके लिए क्या किया जाता है कि घर को इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि हम लोग ज़मीन का ऑप्टिमम यूज कर पाए, यानी कि कम एरिया में ज़्यादा अच्छा यूज कर पाए। एज द नंबर ऑफ व्हीकल owned by the people is on the increase, there is an acute problem of parking space in the cities. All this leads to the urgent need for inclusive planning of land use. अब देखिए, हर एक आदमी अपना अपना कार खरीद रहे हैं, अपना अपना गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उनके पार्किंग के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और शहरों में ये बहुत सारी समस्या आती है पार्किंग को लेकर। चलिए हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड आर बीइंग क्लियर टू मेक स्पेस फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब देखिए, जंगल है और घास के मैदान है, वो सब जो है एरिया जो है काटा जा रहा है, यानी कि बढ़ती पॉपुलेशन के लिए। दिस हैज लेड लैंड डिग्रेशन विच हैपन्स व्हेन लैंड लॉसेस इज प्रोडक्टिविटी। अब इससे क्या होता है, लैंड का डिग्रेशन हो रहा है, यानी कि मिट्टी का क्षरण हो रहा है। डिग्रेशन मीन्स होता है क्या कि नुकसान हो रहा है, जिससे इसमें क्या होगा कि मिट्टी का प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता जो होगा वो कम होता जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन एंड लैंडस्लाइड कॉज लैंड डिग्रेशन। यानी कि लैंड डिग्रेशन कैसे होता है, इरोजन से होता है, डिसर्टिफिकेशन से होता है, लैंडस्लाइड से। इरोजन मीन्स क्या होता है, मिट्टी बह जाना, दह जाना, और डिसर्टिफिकेशन मीन्स मिट्टी गंदा हो जाना। लैंडस्लाइड मीन्स जो होता है भूमि जो होता है मिट्टी फट के इधर स्लाइड कर जाना। सॉइल इरोजन हैपेंस व्हेन द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल गेट्स रिमूव बाय वाइंड रनिंग वाटर। वाइंड और रनिंग वाटर, यानी कि सॉइल इरोजन कब होता है, जब हवा के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से
मिट्टी जो होता है ऊपर मिट्टी का अपर लेयर जो होता है रिमूव हो जाता है। डिसर्टिफिकेशन रेफर टू द एक्सटेंशन ऑफ डिजर्ट ड्यू टू क्लियरिंग वेजिटेशन। अब क्या है डिसर्टिफिकेशन, क्या होता है इस पेड़ पौधे काट देने पे डिसर्टिफिकेशन हो जाता है और डिजर्ट बन जाती है मिट्टी। लैंडस्लाइड यूजुअली टेक प्लेस इन माउंटेन, दे रेफर टू द स्लाइडिंग डाउन पार्ट ऑफ द माउंटेन स्लाइड यूजुअली ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल। बरसात के टाइम में लैंडस्लाइड होता है जो आपको पहाड़ों पे ज़्यादातर देखने को जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड श्रीनगर में आप लोग न्यूज़ सुनते हो कि पहाड़ टूट कर गिर जाता है ना। जैसे आपको एक फिगर में दिखाते हैं, इधर देखो, ये देखो, ये क्या है लैंडस्लाइड है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टू मेक फॉर द लॉस इन सॉइल fertility excessive use of chemical fertilizer is being made. New seeds are being developed, but they often require more usage of pesticides, insecticides, and over irrigation of the fields. अब देखिए मिट्टी जो है अपना फर्टिलिटी जो है उत्पादकता खोते जा रही है। इसका कारण क्या है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिट्टी में खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, केमिकल पदार्थ यूज करते हैं, जिससे हमारा मिट्टी का प्रोडक्टिविटी लॉस होता जा रहा है। ठीक है, और उसमें हम लोग दवा छिड़ते हैं कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला, जिससे भी हमारा मिट्टी का फर्टिलिटी लॉस होता जा रहा है। द फर्दर ऑफसेट द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। और इससे क्या होता है सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो है वो अपसेट होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टॉप फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कंजर्व दिस इंडिस्पेंसिबल नेचुरल रिसोर्स। इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है कि मिट्टी को डिग्रेडेशन से बचाए, है ना, और उसका कंजर्व करें। सम ऑफ द मेजर ऑलरेडी बीन टेकन आर एफॉरेस्टेशन, कंट्रोल ग्रेजिंग बाय द कैटल एंड। नियम और कानून जो है लिए गए हैं जिससे हमें मिट्टी को बचा सकते हैं। उपाय जैसे कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है पेड़ लगाना, और जानवरों को ओवर ग्रेजिंग से बचाना, यानी कि रिक्लेमिनेशन ऑफ वेस्ट लैंड विच माइट हैव बिकम अनसूटेबल ड्यू टू रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बहुत सारे जो ज़मीन जो होते हैं गलत तरीके से खेती करने पे वो मिट्टी खराब हो जाती है। सम अदर मेजर रिक्वायर्ड टू कंजर्व लैंड्स आर। अब देखिए हम लोग मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स है आपको ये याद रखना चाहिए। रेगुलेटिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अब जो हम लोग ज़मीन में अपने खेतों में यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, जो कीड़ा मारने वाली दवा होता है, उसको हम लोग जांच पड़ताल करके ही डालें या फिर ना ही डालें। अवॉइड एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ फील्ड। ज़्यादा खेती नहीं करना चाहिए, एक्सेसिव बार बार, यानी कि जब भी हम लोग खेती करते हैं तो उसे कुछ दिन के लिए फिर से खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे उसका प्रोडक्टिविटी फिर से वापस आ सके। नॉट अलाउइंग इंडस्ट्री टू डंप देयर अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट ऑन द लैंड। जितने भी सारे इंडस्ट्री है उसके जो है वेस्ट मटेरियल जो है मिट्टी में डंप नहीं करना। डंप मीन्स क्या होता है, मिट्टी में मिलाने के लिए रोका जाए, मिलाने से रोका जाए। सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। अब लोग मिट्टी सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉइल क्या होते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत होती है, लेयर होती है, उसे हम लोग सॉइल करते हैं। इट इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सच एज सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड ह्यूमस। देखिए ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों से मिलकर बना है। इनऑर्गेनिक किसे बोलते हैं, जो जैसे बालू हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया। ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमस क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के डिकम्पोज मटेरियल जो होते हैं जो मिट्टी में मिले होते हैं। द ह्यूमस इज ए डार्क कलर मैटर विच इज फॉर्म बाय द
डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। वही है कि इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु के डिकम्पोज होने से, सड़े गले से ये तैयार होता है ह्यूमस। ये जो होता है हमारे खेती के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इट एक्ट एज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जो होता है हमारे खेती के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, जिससे हमारी खेती अच्छी होती है। सॉइल्स आर वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द proportion of its constitution. The different types of soil are namely alluvial soil, black soil, red soil, desert soil, mountain soil, laterite soil. मिट्टी जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें फेमस नेम है एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डिजर्ट, माउंटेन, लेटेराइट। ये सब जो होते हैं मिट्टी के टॉप टाइप्स है। अ बैलेंस मिक्स ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल। अब देखिए हमारे मिट्टी में हर चीज़ का कंस्टिट्यूएंट्स सब कुछ अच्छे से मिला होना चाहिए, जिससे हमारे मिट्टी जो होगा वेरी फर्टाइल होगा, ज़्यादा फर्टाइल होगा। एलुवियल सॉइल डिपोजिट by the rivers in the plains and river valley. It is the most fertile of all the soil. It is the most suitable for growing food crops. एलुवियल सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है खेती के लिए, क्योंकि ये जो होती है एक तरह से बोला जाए तो न्यू मिट्टी होती है, जो पहाड़ों से कट के आती है नदियों के पानी के सहारे, और ये इसलिए इस पर खेती कभी नहीं हुई रहती है, तो ये ज़्यादा इसमें अनाज उगाए जा सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। Soil is very important natural resource as it supports the plant life. In the absence of soil cover, plants cannot grow. देखिए मिट्टी जो है सभी नेचुरल रिसोर्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्योंकि इसी पे हमारा जीवन टिका हुआ है, इसी पे पेड़ पौधे बड़े होते हैं। इन द absence ऑफ सॉइल कवर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। इसके बिना अगर मिट्टी ना हो तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता है। Therefore, we can say that soil determines the agriculture activity of a region. इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ का मिट्टी जैसा होगा वहाँ का खेती वैसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे अब बिहार में आप लोग सेब लगाओगे, सेब का पेड़ पौधा लगाओगे तो नहीं उगेगी अच्छे से, ठीक है। जो चीज़ जहाँ की मिट्टी जैसी होगी, क्लाइमेट जैसा होगा, वहाँ पे उसी तरह की खेती किए जाते हैं। The region of the fertile soil are rich in agriculture resource and support dense population. अब बताइए वैसा रीजन जहाँ पे फर्टाइल सॉइल हो, उपजाऊ मिट्टी हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से होगी और वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे खेती अच्छे से होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। रिवर वैली एंड द टेम्परेचर ग्रासलैंड हैव द मोस्ट फर्टाइल सॉइल कवर। देखिए ये जो जगह है टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं और रिवर के नदी के किनारे वाले जो एरिया होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं, बहुत ही उपजाऊ होते हैं। इन द रिवर्स वैली द सिल्ट गेट्स रिन्यू रेगुलरली बाय द एनुअल फ्लड्स दैट द रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इन द टेम्परेट ग्रासलैंड द सॉइल इज फर्टाइल ड्यू टू द हाई ह्यूमस कंटेंट एडेड बाय द डिकेइंग ग्रास। अब देखिए जो जगह नदी किनारे है वहाँ का खेती अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे बार बार पहाड़ों से एलुवियल सॉइल नई मिट्टी आके उस पर चढ़ जाती है, नई लेयर आ जाती है, जिससे खेती अच्छी होती है। और ग्रास लैंड में भी खेती अच्छी होती है, क्योंकि ग्रास लैंड में बहुत सारे घास होते हैं और घास जो होते हैं सूख सूख कर वो धरती के अंदर जाते हैं और ह्यूमस बन जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ही खेती के लिए बहुत ही फर्टिलिटी बनाते हैं खेत को। ओके, इसमें है थोड़ा सा सॉइल प्रोफाइल है, उसे देखेंगे, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, सॉइल प्रोफाइल सबसे नीचे जो होते हैं, देखिए सबसे बड़ा पत्थर जो होता है उसे पैरेंट रॉक कहते हैं। ये बड़े मात्रा में होते हैं, ठीक है, बड़े आकार के होते हैं। उसके बाद उससे छोटा रूप को हम लोग कहते हैं वेदर या पैरेंट मटेरियल, ठीक है, उससे छोटा
उसे हम लोग सब सॉइल या स्मॉलर पार्टिकल्स, मोस्टली क्ले होते हैं, ये होते हैं। ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, जो हमारी खेती के लिए यूज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेड़ पौधे के सड़े गले डिकम्पोज होते हैं और अंडर डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर called litter and soil organism. Decay plants and animals matter called humus। देखिए ये जो डेड और प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ये इसमें मिले होते हैं, उसे ह्यूमस कहते हैं। टॉप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज़ बीन एडेड टू प्रोवाइड द बेस्ट ग्रोइंग मटीरियल। ये जो होता है यहाँ पे खेती के लिए सबसे अच्छी जगह ये मिट्टी है, इसलिए हम लोग सॉइल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही इसमें दिया हुआ है सॉइल फॉर्मेशन क्या है? सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर्म 1 सेंटीमीटर थिक सॉइल। देखिए 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में थाउजेंड्स ईयर लगते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज वेदरिंग। सॉइल के बनने के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीस इज कॉल्ड वेदरिंग। यानी कि साधारण भाषा में बोला जाए कि बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में टूटने को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। द रेट ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक्स एंड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द रीजन, स्पेशली टेम्परेचर वेरिएशन एंड द रेनफॉल स्नोफॉल। अब देखिए ये जो है, जो टूटता है मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं छोटे पत्थर में टूटते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है, और पेरेंट रॉक कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ज़्यादा बारिश वाली जगह होगी तो वहाँ पे मिट्टी का निर्माण जल्दी से होता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण मिट्टी, पत्थर जो है गर्म होते हैं फिर ठंडा होते हैं बारिश के कारण, जिससे क्रैक आती है, क्रैक आकर वो छोटे भागों में टूटती है। ओके, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल। अब देखिए कोई भी जगह का मिट्टी का ह्यूमस जो फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लोरा एंड फौना पे। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं? पेड़ पौधे को बोलते हैं। फौना किसे कहते हैं? एनिमल्स को बोलते हैं। द रिलीफ ऑफ द रीजन कंट्रोल द रेट ऑफ सॉइल एक्यूमुलेशन विच डिटरमाइंस द डिपोजिशन एंड द थिकनेस ऑफ द सॉइल। अब देखिए कौन सा मिट्टी कितना ऊंचा है, इस पे हमको ऊंचाई पे पता लगता है कि उसकी डिपोजिशन कैसा होगा। द माउंटेन एंड हिल स्लोप हैव शैलो सॉइल कवर while the valley and plains have thick soil cover। अब बताइए जैसे कि पहाड़ वाला एरिया होगा वहाँ पे मिट्टी का जो लेयर होगा बहुत ही पतला होगा, और जो वैली होते हैं ऐसा, इसमें जो है मिट्टी का ज़्यादा लेयर होगा सॉइल का, ये ज़्यादा उपजाऊ होगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैन नाइदर बी स्लो नॉर हैस्टेंस, इट टेक्स इट्स ऑन टाइम। यानी कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन में कि फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम लोग ना ही स्लो कर सकते हैं ना ही फास्ट कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग ही फॉर्मेशन होता है। कल हम लोग कंजर्वेशन ऑफ सॉइल देखेंगे, यानी कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग और दूसरा टॉपिक देखेंगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इसमें और कुछ आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धीरे धीरे इसे हम और प्रोग्रेस करेंगे, आवाज़ की क्वालिटी भी हम धीरे धीरे ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।